नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेक लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों इस यूट्यूब जो चैनल दोस्तों इसके जरिए कर सकते हैं कि आपकी परीक्षा की तैयारी भी करवाई जाती है। उसके अलावा जो भी एग्जाम संबंधित अपडेट होता है उसकी भी जानकारी दी जाती है। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपके तैयारी में किसी भी प्रकार की बाधा न आए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। दोस्तों निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें से आपको क्या करना है, सुमेलित तथा मैच करवाना है कि कौन किससे मैच करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए कि शाकाहारी, मांसाहारी, उत्पादक या अपघटक क्या होते हैं, तभी आप इनका मैच करवा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि शाकाहारी होता क्या है। ठीक है, सभी जंतु जो अपने भोजन की जरूरतों के लिए, सभी ऐसे जंतु जो अपनी भोजन की जरूरतों के लिए पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें शाकाहारी कहा जाता है। ठीक है, और इन्हें शाकाहारी होने के साथ साथ उन्हें उपभोक्ता और विषमपोषी भी कहा जाता है। इनको उपभोक्ता के साथ साथ उपभोक्ता तो कहा जाता है, इसके अलावा इनको विषमपोषी भी कहा जाता है शाकाहारी को। ठीक है, यदि वे उत्पादकों पौधों को खाते हैं, यदि ये जो शाकाहारी हैं दोस्तों वो भोजन के रूप में पौधों को खाते हैं तो क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। और तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि शाकाहारी जो होते हैं क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, क्योंकि ये जो पेड़ पौधे होते हैं दोस्तों उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, इस कारण से इनको शाकाहारी कहा जाता है। और मांसाहारी क्या होता है, मांसाहारी, ये शाकाहारी क्या करते हैं दोस्तों, वे जंतु जो भोजन के लिए प्राथमिक मांसाहारियों पर निर्भर होते हैं उन्हें द्वितीयक मांसाहारी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों और मांसाहारी जो होता है वो तृतीय पोषी स्तर के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। उत्पादक क्या होते हैं, सौर ऊर्जा से भोजन तैयार करना, वे सभी जीव जंतु या पेड़ पौधे जो है सौर ऊर्जा की उपस्थिति में भोजन तैयार करते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको बता दें पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो उत्पादक का काम करते हैं, और उत्पादक जो होते हैं वे क्या करते हैं, सौर ऊर्जा की या कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं या भोजन का निर्माण करते हैं। इस कारण से इन्हें क्या कहता है, उत्पादक कहा जाता है। और अपघटक क्या होता है, अपघटक दोस्तों क्या करते हैं, अपघटक पाचन एंजाइमों का स्राव करते हैं तथा जो मृत और अपशिष्ट पदार्थों को सरल अकार्बनिक में विखंडित करते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसे जीव जंतु जो भोजन के लिए मृत अवशेषों पर निर्भर करते हैं वे क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं या अपघटक कर्ता कहलाते हैं। इस अपघटन कर्ता से बना होता है वो क्या कहलाता है, इसके अंतर्गत जो आते हैं अपघटक के अंतर्गत समझ लीजिए कि कवक और जीवाणु जो होता है, कवक और जीवाणु ये क्या होते हैं, आपके अपघटक होते हैं। ये निर्भर करते हैं मृत अवशेषों को खाते हैं या जो मृत अवशेष बचता है उसी को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो है वो किससे मैच किया, सेकंड वाले से। फर्स्ट जो है बी वाला जो है वो फर्स्ट से मैच किया। इसके अलावा उत्पादक जो है चौथा और अपघटक जो है वो तीसरे से। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसका राइट जवाब, क्योंकि ए सेकंड से, बी फर्स्ट से, सी फोर्थ से और डी जो है वो थर्ड से। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा। सभी प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, और महत्वपूर्ण होने का रीजन ये है दोस्तों कि ये प्रश्न पीछे भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनकी आने की प्रबल संभावना है। चलिए प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों यहाँ पे कि पृथ्वी पर दिन और रात के चक्र का क्या कारण है। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी की परिक्रमा या पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के अपने अक्ष के चारों ओर पृथ्वी के विपरीत दिशा के घुमाव को, पृथ्वी का जो विपरीत दिशा का घुमाव होता है उसी को पृथ्वी का घूर्णन कहा जाता है, और इसी पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको बता दें कि और थोड़ा से और डिटेल में जान लीजिए कि पृथ्वी सूर्य के संबंध में लगभग
23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर घूरती है। एक चक्कर लगाने में 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में, और यह घूर्णन पृथ्वी पर दिन और रात के चक्र का कारण बनता है। तो पृथ्वी पर दिन और रात चक्र का मेन कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन है। और पृथ्वी जो है उस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, पूछ रहा है कि कौन से दो गैसें 99% वायुमंडल का निर्माण करते हैं? कौन सी ऐसी दो गैसें हैं जो कि मिलकर 99% जो है वायुमंडल का निर्माण करती हैं? ऑप्शन 1 है ओजोन और ऑक्सीजन, ऑप्शन सेकंड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑप्शन थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड ओजोन, ऑप्शन 4 है आर्गन और ओजोन। तो बता दें आपको 99% वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें मौजूद हैं दोस्तों, और वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें हैं जो कि अस्थायी रूप से पाई जाती हैं। वायुमंडल में कुछ गैसें ऐसी हैं जो कि अस्थायी गैस के रूप में जानी जाती हैं, या अस्थायी गैस उनको बोला जाता है। उसमें आप जान लीजिए कि नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, हीलियम, ठीक है, ये क्या होती हैं? ये अस्थायी गैसें होती हैं दोस्तों। और इसमें जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है वो क्या है? नाइट्रोजन जो है जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। दूसरा सबसे नंबर सेकंड पे ऑक्सीजन गैस जो होती है वो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है दूसरे नंबर पे। उसके बाद आर्गन होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और फिर नियान जो होती है वो गैस पाई जाती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब कि कौन सी दो गैसें 99% वायुमंडल का निर्माण करती हैं, तो वो होती हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। चलिए अगले प्रश्न में दोस्तों, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरण खेती करने की प्रथा है? स्थानांतरण खेती करने का मतलब ये दोस्तों कि स्थानांतरण का मतलब होता है बदल देना, ठीक है। तो बदलने का मतलब है कि किसी एक स्थान पर कृषि करते करते जब वहाँ की मृदा का क्षरण हो जाता है या वहाँ की मृदा जो है वो अनुपजाऊ हो जाती है, तो उसको छोड़ के दूसरे भूखंड पर चले जाना ही क्या कहलाता है? स्थानांतरण खेती कहलाती है। और इसी खेती को, स्थानांतरण की जो खेती होती है, इसी को झूम की खेती कहा जाता है। क्या कहते हैं? झूम खेती के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी खेती कहाँ पे होती है दोस्तों? आप जान लीजिए कि ऐसी खेती और झूम की खेती जो होती है किस प्रकार से की जाती है। इसमें लंबी अवधि के अंतराल के बाद फसल व्यवसायी जो होते हैं छोटी अवधि के लिए इसमें किया जाता है, और अच्छे तरीके से इसको जोत के कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, और इसमें जो फसलें होती हैं उसको काट के अलग कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो कृषि होती है झूम कृषि, वो कहाँ पे होती है? उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में, या उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। तो इस प्रकार की जो खेती होती है दोस्तों, तो जान लीजिए कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ऐसी खेती होती है। कहाँ पे? उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर है फर्स्ट है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आप जान लीजिए कि कहाँ कहाँ पे? असम, मणिपुर, मिजोरम और इसके अलावा नागालैंड, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। सभी प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि हमारे देश के जंगलों में से एक में ग्राम परिषद टीन नामक एक विशेष इकाई में खेती के लिए आदिवासी लोगों को भूमि आवंटित करती है। तो टीन क्या है? इसमें से दोस्तों कभी पूछ लेता है सिर्फ टीन की खेती क्या होती है या टीन क्या है। तो इसके बारे में चलिए जान लेते हैं कि टीन की जो खेती है उसको एक और नाम से जानते हैं। टीन की जो खेती है इसको लाटरी की खेती भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? लाटरी की जो खेती है इसको लाटरी की खेती भी कहा जाता है। लाटरी की खेती के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इस प्रकार की खेती जो है वो कहाँ पे की जाती है? मिजोरम और झारखंड और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में
ऐसी खेती है जो की जाती, कहाँ पे, मिजोरम, झारखंड और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में ऐसी खेती की जाती है। इसमें क्या होता है, ग्राम परिषद में लॉटरी प्रणाली का आयोजन किया जाता है, जिसके लिए परिवार को खेती के लिए कितनी जमीन मिलेगी दोस्तों, लॉटरी के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, और इसमें जो लॉटरी प्रणाली दोस्तों, उसी के द्वारा जमीन तय होती है कि उसको कितना जमीन प्राप्त होगी। और इसमें क्या करना होता है कि बांस से बना एक सुंदर घड़ा होता है, ठीक है, उसी को अच्छी तरीके से उसमें हिलाया जाता है। फिर उसमें क्या होता है, एक चिट निकलती है और लोग को एक टिन के आधार पर जमीन मांगते हैं दोस्तों। इसमें एक टिन अन्न होता है जिसको उस पूरी भूमि पे उगाया जाता है। ठीक है, जिस भूमि पर हम एक टिन बीज उगाते हैं उसी को टिन भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और टिन का अर्थ है उस भूमि जिस पर एक टिन अन्न क्या अनाज या बोया जाता है। ठीक है, वह भूमि जिस पर किसान जो है एक टिन बीज उगाता है, वह भूमि जिसमें किसान एक टिन बीज उत्पादित करता है। आदिवासी किसानों के लिए विशेष रूप से रूपांतरित की गई भूमि की एक इकाई या 100 मीटर गुणे 100 मीटर आयाम वाली भूमि। तो एक टिन प्रथा दोस्तों वह है, या एक टिन खेती हुआ है जिसे लॉटरी खेती के नाम से भी जाना जाता है। इसमें वह भूमि जिस पर किसान क्या है, एक टिन बीज क्या होता है, उगाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में दोस्तों, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पूछा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन का चयन करना। दोस्तों पूछा हुआ प्रश्न है, आपके सीटेट परीक्षा 2014 का प्रश्न है। इसमें क्या पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट के बारे में कौन सा कथन सही है। यह जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर का हिस्सा बिल्कुल गलत। सबसे पहले आप जान लीजिए कि माउंट एवरेस्ट है क्या। माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। और यह स्थित कहाँ पे है, यह नेपाल में स्थित है। कहाँ पे, नेपाल में अवस्थित है। और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और सबसे खास बात ये दोस्तों कि ये जो चोटी है ये हमेशा बर्फ से क्या होती है, ढकी रहती है। और इसकी कभी कभी पूछ लेता है कि इसकी जो ऊंचाई है वो कितना है। आप जान लीजिए कि 8,848 मीटर ऊंची है। ठीक है दोस्तों, कितना, 8,848 मीटर ऊंची है। और यह नेपाल में है दोस्तों। और नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं। और सागर माथा कहते हैं। इसकी जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ जहाँ पे दिया जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, बिल्कुल नहीं, नेपाल का हिस्सा है। और इसकी चोटी की ऊंचाई जो है इतना है 8900। ठीक है, यह भारत का हिस्सा है। और भारत का हिस्सा बिल्कुल गलत दोस्तों। यहाँ पे जो दिया गया यह तिब्बत का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई इतना है, बिल्कुल गलत। यह जो है नेपाल का हिस्सा है और इसकी चोटी जो है 8900 मीटर है। ठीक है, तो 8900, यहाँ पे 8,848 है, लेकिन अगर 89 दिया है तो भी क्या होगा, सही होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जानवर के सामने के दांत जीवन भर बढ़ते हैं। दांतों को अधिक लंबा होने से रोकने हेतु उसे वस्तुओं को कुतरते रहना पड़ता है। मतलब कौन सा जानवर ऐसा है दोस्तों जिसका जो आगे का दांत है वो हमेशा बढ़ता रहता है, और दांत को बढ़ने से रोकने के लिए वो वस्तुओं को कुतरते रहते हैं, मतलब चीज़ों को काटते रहते हैं। गिलहरी, छिपकली, चूहा या दीमक। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसमें से कौन सा है, गिलहरी है, जिसके आगे के दांत जो है हमेशा बढ़ते रहते हैं, उसी को रोकने के लिए चीज़ों को हमेशा काटती रहती है। और दीमक की खास बात इतनी होती है दोस्तों, दीमक का जो दांत होता है इतना तेज होता है कि वो लोहे में भी, या कह सकते हैं कि कहीं पे भी वो छेद कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपके सीटेट परीक्षा 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य क्या है। तो आप जान लीजिए कि तमिलनाडु जो है क्या है, तमिलनाडु भारत का दक्षिण राज्य। तमिलनाडु क्या है, भारत का दक्षिण राज्य है। और चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। चेन्नई क्या दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है, चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु क्षेत्रफल के हिसाब से 10वां सबसे बड़ा भारतीय राज्य है और
अगर बात किया जाए क्षेत्रफल के हिसाब से तो 10वां सबसे बड़ा राज्य है, और अगर जनसंख्या के हिसाब से बात की जाए तो 6वां सबसे बड़ा राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात की जाए तो तमिलनाडु क्षेत्रफल के हिसाब से 10वां सबसे बड़ा भारतीय राज्य है, और अगर जनसंख्या के हिसाब से बात की जाए तो 6वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, और यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य दोस्तों आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक है। कौन है? आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक जो है वो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि हमारे देश में ऐसा राज्य जहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। यह घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह राज्य कहाँ पे है? उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या असम में। तो ऐसे राज्य दोस्तों जहाँ पे बांस धरती से या फिर अधिक वर्षा होने के कारण धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर घर बनाए जा रहे हों, तो वहाँ पे ज़्यादा सोचने की बात नहीं दोस्तों। कहाँ के घर? असम में ऐसे घर बनाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्यों के समूह अरब सागर का एक तट है? इसमें से अरब सागर के तट पे कौन कौन से भारतीय राज्य बसे हुए हैं? सबसे पहले आप जान लीजिए कि कौन कौन से भारतीय राज्य जो हैं वो अरब तट के सागर पे बसे हुए हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए यहाँ पे गुजरात है, उसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ और गोवा हुआ, गोवा, दमन और दीव जो है दोस्तों, दमन और दीव जो है ये भी क्या है? अरब सागर के तट पे बसे हुए राज्य हैं। इसके अलावा कर्नाटक और केरल, लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली, ये सभी क्या दोस्तों अरब सागर के किनारे बसे हुए भारतीय राज्य हैं। तो इसमें से दोस्तों आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा ये तो नहीं बसा हुआ दोस्तों, क्योंकि आंध्र प्रदेश तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा केरल तो है, लेकिन कर्नाटक पश्चिम बंगाल नहीं है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तो है दोस्तों। इसके अलावा न तो तमिलनाडु है न तो आंध्र प्रदेश है। यहाँ पे कर्नाटक, केरल और गुजरात तीनों ही क्या है? सही हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा, कर्नाटक, केरल और गुजरात। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे कह रहा है कि हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ पे बसा हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मानचित्र के हिसाब से बताना है। सबसे पहले अगर आपको दिशा का ज्ञान नहीं रहेगा तो इस प्रश्न का आप जवाब नहीं दे सकते हैं। दिशा के साथ साथ आपको मैप देखना भी आना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों समझिए, अगर दिशा की बात की जाए तो ये पूरब होता है आपका, ये पश्चिम होता है और इधर आपका उत्तर होता है, इधर होता है दक्षिण। ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण होता है। और ये जो दिशा होती है इसको क्या बोला जाता है? उत्तर पूर्व बोलते हैं। उत्तर पूर्व दिशा होती है। और ये जो होता है आपका दक्षिण पूर्व दिशा होती है, दक्षिण पूर्व। ठीक है, और यहाँ पे दक्षिण पश्चिम और ये क्या है? उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। तो झारखंड अगर आप देखेंगे मानचित्र में दोस्तों, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल के पूरब में नहीं, छत्तीसगढ़ का दक्षिण पूर्व में बिल्कुल नहीं, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में भी गलत है आपका, उड़ीसा के उत्तर में। उड़ीसा जो दोस्तों आपको यहाँ पे मानचित्र में दिखाई देगा कि ऊपर आपका क्या है? झारखंड है और यहाँ पे नीचे क्या है? आपका उड़ीसा है।
तो उड़ीसा के उत्तर में झारखंड स्थित है दोस्तों, ठीक है। कहाँ पे? उड़ीसा के उत्तर में, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलो दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि बिजली चमकने के बाद आने वाली ध्वनि को क्या कहता है? बिजली चमक के जाती है दोस्तों, उसके बाद जो ध्वनि आती है उसको क्या कहते हैं? गर्जन की गणना। गर्जन जो होता है दोस्तों, गरज से पहले बिजली दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश ध्वनि के तुलना में बहुत तेजी से यात्रा करता है। तो जो बिजली चमकने के बाद वाली जो ध्वनि आती है उसे क्या कहते हैं? गरज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गरज से पहले बिजली दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश जो होता है ध्वनि की तुलना में बहुत ही तेजी से यात्रा करता है। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। कह रहा है कि भारत में बिहार के संबंध में जम्मू कश्मीर और गोवा का स्थान क्या है? दोस्तों, ये भी आपके मैप से ही रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, मैप और डायरेक्शन को मिला के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में बिहार के संबंध में, यहाँ पे दोस्तों कहीं पे बिहार राज्य है, बिहार है, और बिहार के संबंध में आपको क्या बताना है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर दोस्तों यहाँ पे, जम्मू कश्मीर कहीं यहाँ पे है, और इसके अलावा जो आपका गोवा है, गोवा राज्य यहाँ पे कहीं गोवा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में बिहार के सापेक्ष, यहाँ बिहार हो गया, इसके सापेक्ष आपको बताना है दोस्तों क्या? आप समझ लीजिए, यहाँ पे आपका बिहार हो गया, इसके सापेक्ष में इसको बता देना है, इसके सापेक्ष में इसको बता देना है, ठीक है। तो बिहार के सापेक्ष में जम्मू कश्मीर जो है वो उत्तर पश्चिम में बसा हुआ है, और जो गोवा है वो दक्षिण पश्चिम में बसा हुआ है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट जवाब होगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है? किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन या बांग्लादेश? तो सबसे बड़ी जो है, सबसे लंबी सीमा जो बनती है उसके साथ बांग्लादेश के साथ बनती है, और उसकी लंबाई भी आप जान लीजिए कि 4096 किलोमीटर। कितना है? 4096 किलोमीटर है, ठीक है। असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा ऐसे भारतीय राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमाएं साझा करते हैं। कौन कौन से ऐसे भारतीय राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? उनको भी जान लीजिए आप। असम हुआ, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा ऐसे भारतीय राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमाएं साझा करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, उसको देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न नेक्स्ट है, पूछ रहा है कि WWF का आश्रय क्या है या अर्थ क्या होता है? वेव वर्ल्ड फेडरेशन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या वर्ल्ड वेव फेडरेशन? तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें WWF क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड है। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न दोस्तों। कह रहा है कि पक्षियों के उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनती है और उनमें अंडे देती है? कलचिड़ी, शकरखोरा, टेलर बर्ड या बया या बीबर? तो इसमें से कौन सी पक्षी ऐसी है जो कि सुंदर घोंसले, जिसके नर जो होते हैं सुंदर घोंसले बनाते हैं, और जो उसकी मादा होती है उसमें से एक घोंसले का चुनाव करती है, और जो सबसे अच्छा होता है उसी में अपने अंडे को या बच्चे को जन्म देती है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।